हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने जो है हमारे प्रीवियस क्लास में जो है सॉइल साइंस के बारे में बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज के इस क्लास में जो है हम लोग जो है उसके आगे के पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर होने वाला दोस्तों, उसमें आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं पौधों के प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कौन कौन से इसके पोषक तत्व हो सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो आपका जो आज का वीडियो है यह जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जो हमारा वीडियो पसंद आता है तो फिर आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है पौधों के प्रमुख आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। पौधों के प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। इसके अंतर्गत हम लोग और कौन कौन चीजों के लेंगे? देखो, इसके अंतर्गत हम लोग जो है दो तत्वों को लेते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? एक तो होता है मुख्य तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म तत्व। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है ये बता दूं कि ये जो है आपके जो पौधे के जो मुख्य अवशोषक तत्व है, इसके बारे में अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले इसको जो है खोज किसने किया था, इसकी सूची किसने बनाई थी? तो दोस्तों, इसके जो सूची बनाया था वह बनाया था 1954 में कैलिफोर्निया के जो कृषि वैज्ञानिक जो थे अर्नोम, ठीक है, कौन? अर्नोम। उन्होंने जो है 16 जो पोषक तत्व हैं उनकी जो है सूची जारी किया था। उसी को जो है क्या माना जाता है? उसी को जो है मृदा के जो है पोषक तत्व माना जाता था, ठीक है। और इसको जो है दो प्रकार में विभाजित किया था उन्होंने। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला होता है आपके पास में मुख्य तत्व, दूसरा होता है सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्व, दूसरा होगा हमारे पास में सूक्ष्म तत्व। तो देखिए, ये जो मुख्य तत्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो मुख्य तत्व क्या होगा? वह पोषक तत्व जो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होती है, वो क्या कहलाएगा आपका? वह जो है आपका मुख्य तत्व कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो संख्या है मुख्य तत्वों की, वो कितनी है? मुख्य तत्वों की जो संख्या है वह जो है 9 है, ठीक है। कौन कौन से 9 है? नाम आप लोग याद रखिएगा। इसमें आता है, इसके अंतर्गत आपके पास में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये जो है इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ये जो आपके जो 3 तत्व है इसको हम लोग जो है प्राथमिक मुख्य तत्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राथमिक मुख्य तत्व। कौन कौन सा आपका प्राथमिक में जो है? प्राइमरी, इसके अंतर्गत आएगा आपके पास में 3 मुख्य तत्व आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और दूसरा होता है आपके पास में जो है सेकेंडरी, द्वितीय। तो सेकेंडरी में इसके अंतर्गत आपके पास में देखो 9 है टोटल, आपके पास में 3 हो गया तो कितना बचा? आपके पास में बच गया 6। तो इसके अंतर्गत आएगा आपके पास में जो है 6 पोषक तत्वों को रखा जाएगा। तो इसमें आने वाला है आपके पास में जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ठीक है। ये तीनों को जो है क्या किया गया? इन तीनों को जो है द्वितीयक में रखा गया। उसके बाद फिर जो तृतीयक है उसमें जो है आपका जो टेरिसरी है उसमें जो है और जो बचे हुए जो तत्व है उसको रखा गया है, ठीक है। और इसको जो फिर से जो है एक तो हो गया प्राथमिक और द्वितीयक, इसको जो फिर से एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन से कैटेगरी में? सबसे पहले आपके पास में हवा और पानी से होने वाले हवा और पानी से प्राप्त होने वाले प्रमुख तत्व और दूसरा है भूमि खाद से प्राप्त होने वाले प्रमुख मुख्य तत्व, ठीक है। तो देखिए, हवा और पानी से प्राप्त होने वाले जो मुख्य पोषक तत्व वो कौन से हैं आपके पास में? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन कौन से हुए? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं भूमि खाद से प्राप्त होने वाले मुख्य तत्वों के बारे में।
तो भूमि खाद से प्राप्त होने वाले जो मुख्य तत्व है वो है आपके पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तो हो गया दोस्तों मुख्य तत्वों के बारे में। अब दूसरा है आपके पास में सूक्ष्म तत्व। तो जो सूक्ष्म तत्व है उसकी जो संख्या है टोटल कितनी है, 9 है। ठीक है, तो सूक्ष्म तत्व क्या होगा, देखिए मुख्य तत्व क्या है, जिसकी जो जरूरत जो है पौधों को अधिक मात्रा में होती है वो क्या कहलाता है, मुख्य तत्व कहलाता है। और वह पोषक तत्व जिसका जरूरत है या जिसकी आवश्यकता है कम मात्रा में होती है, ऐसे पोषक तत्वों को हम लोग जो है सूक्ष्म पोषक तत्व भी बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके पास में आता है लोहा, आयरन, ठीक है, जिंक या फिर जस्ता, ठीक है, या उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में तांबा, कॉपर, उसके बाद फिर आएगा आपके पास में बोरॉन, मैग्नीज, क्लोरीन और मोल्डिब्डेनम। ये जो है 7 तत्व है, ये जो 7 तत्व है एक इसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म तत्वों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और जो मुख्यतः आपके जो सूक्ष्म तत्व है वो जो है कहां से होता है, वह जो है आपका भूमि खाद से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में तत्वों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है इसके एक एक करके जो है पूरे पोषक तत्वों के गुण के बारे में, उसकी आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में। चलिए दोस्तों, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 16 प्रमुख पोषक तत्वों के कार्य। प्रमुख पोषक तत्वों के कार्य। तो देखिए ये जो आपके पास में जो 16 प्रमुख पोषक तत्व है, फंक्शन ऑफ 16 की न्यूट्रिएंट्स, तो उसके कार्य क्या क्या होंगे, तो एक एक करके हम लोग जो है देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जिसको हम लोग N2 के फॉर्म पे जो इसको शो करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो ये जो आपका जो नाइट्रोजन है उसका जो मुख्य काम है वो क्या है, यह जो है क्या करता है, यह जो है पौधों के जड़ों, तनों और पत्तियों की जो है वृद्धि और विकास के लिए जो है सहायक होता है। साथ ही साथ और क्या करता है, नाइट्रोजन जो है पत्ती वाली सब्जियों और चारे की गुणवत्ता में भी क्या करता है, सुधार करता है। नाइट्रोजन जो है और क्या काम करता है, एक और जो है मुख्य काम है नाइट्रोजन का, वह जो है क्या है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का भी जो है एक मुख्य अवयव होता है। ये है आपके नाइट्रोजन के बारे में। ये जो 3 पॉइंट है इसको आप लोग जो है नाइट्रोजन के बारे में याद रखिएगा। आपको जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो है फास्फोरस। तो देखिए फास्फोरस के बारे में क्या बोल सकते हैं, और हम लोग जो है यह जो है आपका किस चीज के लिए जरूरत होता है, यह जो है पौधों के बीज, पुष्प और फलों के विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, देखिए जड़, तना और पत्तियों के वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैं बात करें तो फास्फोरस का, तो फास्फोरस का जरूरत किस लिए पड़ा, बीज, पुष्प और फलों के विकास के लिए पड़ा। और साथ ही साथ जो आपका जो फास्फोरस है वो किस लिए और क्या काम करता है, फास्फोरस जो है कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। ठीक है, और यह जो है किसका मुख्य अवयव है, यह जो है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की जो है क्या है, यह जो है एक मुख्य अवयव है। ठीक है, अब उसके बाद है फिर नेक्स्ट आपके पास में जो है पोटेशियम। नेक्स्ट है पोटेशियम। तो देखिए पोटेशियम का जो यूज है वो क्या है, तो जो पोटेशियम है वो क्या करता है, पोटेशियम जो है जैसे कि क्या होता है, जैसे कि पौधों के पास कभी कभी जो है प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, जैसे कि तूफान वगैरह बोल सकते हैं या फिर ओले वगैरह गिरना। ठीक है, तो ये सब चीजों में या फिर जो है ठंड का मौसम आ गया, बादल युक्त मौसम है, इन सब चीजों में क्या करता है, ये जो है ऐसी परिस्थितियों में जो है पौधों की जो सहन क्षमता है, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों की जो सहन क्षमता है पौधों की, उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ ठंड और बादल युक्त मौसम में बोल सकता हूँ, या फिर जो ठंड युक्त बादल मौसम में पौधों द्वारा क्या होता है, पौधों द्वारा प्रकाश का उपयोग और वृद्धि का जो है कार्य करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, यह जो है पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके उपयोग से दाने का आकार क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और फलों और
सब्जियों में भी क्या करता है, ये जो है वृद्धि का कार्य करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, यह जो है पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिरता को भी बनाए रखने में मदद करता है। ये हो गया आपका पोटेशियम। अब आगे है आपके पास में कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम का यूज क्या है, तो देखिए कैल्शियम जो है क्या होता है, कैल्शियम जो है आपका कोशिका भित्ति का जो है क्या होता है, एक प्रमुख अवयव होता है, जो किस लिए काम करता है, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। यह जो है सामान्य कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। और कैल्शियम जो है क्या करता है, कैल्शियम जो है कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। और साथ ही साथ यह जो है एंजाइमों की क्रियाशीलता में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। और क्या करता है, यह जो है पत्तियों को जो है गिरने से रोकने में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो किसी पेड़ से जो है पत्ती गिरता है, ठीक है, देखिए आपको पूछा सकता है किसी पेड़ से जो है पत्ती गिरता है तो फिर वो किसकी कमी से गिरता है, तो यह जो है कैल्शियम की कमी के वजह से गिरता है। ठीक है, तो मतलब जो है पत्तियां जो है गिरता किसके वजह से है, कैल्शियम की कमी के वजह से। तो फिर यह जो है क्या करने में सहायक है, पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक है, क्या चीज, कैल्शियम। अब आगे बात करता हूं मैं जो है नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का दोस्तों कार्य क्या है, मैग्नीशियम जो है आपका क्लोरोफिल का जो है मुख्य तत्व है। ठीक है, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व मतलब देखिए क्लोरोफिल का कार्य क्या है, क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश संश्लेषण का। मतलब मैं यह बोल सकता हूं कि बिना मैग्नीशियम के प्रकाश संश्लेषण की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, और क्या काम करेगा यह जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण में भी भाग लेने वाले क्या करता है, जैसे कि उसमें भाग लेने वाले कुछ एंजाइम है, उसके क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। मैग्नीशियम जो है फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में वृद्धि करने का भी कार्य करता है। अब नेक्स्ट है आपके पास में सल्फर। सल्फर जिसको हम लोग जो है साधारण भाषा में गंधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यह जो है सल्फर, उसका कार्य क्या है, तो सल्फर जो है क्या करेगा, यह जो है तेज संश्लेषण और क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। साथ ही साथ क्या करेगा, यह जो है प्रोटीन संरचना को स्थिर बनाए रखने में भी सहायक होता है। सल्फर जो है विटामिन के उपापचय क्रिया भी क्या करता है, योगदान देता है। अब नेक्स्ट अब हमारे पास में दोस्तों जिंक या जस्ता। जिंक जिसको हम लोग जो है साधारण लैंग्वेज में जस्ता के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग शो करते हैं Zn से। अब नेक्स्ट है, अब आपके पास में इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जिंक के बारे में। जिंक क्या कार्य करता है, जिंक जो है यह तेज संश्लेषण, यह जो है क्या करता है, यह जो है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में जो है मदद करता है। और क्या करेगा, यह जो है हार्मोन के जैव संश्लेषण में भी योगदान देता है और अनेक प्रकारों के खनिज के जो है जैसे कि खनिज एंजाइम के भी क्या है, आवश्यक अंग है। अब नेक्स्ट अब हमारे पास में वो है कॉपर या तांबा। तांबा जिसको हम लोग जो है शी से शो करते हैं। अब देखिए अब तांबा के बारे में, तांबा का कार्य क्या है, तांबा जो है पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है। ठीक है, और क्या करेगा, और यह जो है बहुत सारे जैसे कि एंजाइम्स होते हैं आपके पौधों में, उसके भी एक जो है घटक का कार्य करता है। अब नेक्स्ट बच गया आपके पास में जो है लोहा, आयरन। तो लोहा का कार्य क्या है, लोहा Fe आयरन, इसको जो है फेरिक भी बोला जाता है आपके जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो फेरिक का काम क्या है, यह जो है पौधों में जो है क्लोरोफिल संश्लेषण और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। और साथ ही साथ जो है क्या करता है, यह जो है न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक एसिड में उपापचय,
में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास में मैग्नीज। देखो मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों आपका अलग अलग घटक है। तो मैग्नीशियम का काम क्या था? मैग्नीशियम का काम था, यह जो है क्या करता था, यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल का जो है एक मुख्य तत्व था, ठीक है। और मैग्नीज जो है क्या करता है, मैग्नीज जो है प्रकाश और अंधेरे अवस्था में, जो प्रकाश और अंधेरे अवस्था में जो है पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेगा, यह जो है कार्बोहाइड्रेट के फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण का कार्य करता है। नाइट्रोजन के उपापचय और क्लोरोफिल के संश्लेषण में भी भाग लेने वाले एंजाइम की क्रियाशीलता को यह जो है बढ़ा देता है। नेक्स्ट है आपके पास में बोरान। बोरान, तो देखिए दोस्तों बोरान का कार्य क्या है, बोरान भी जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। किस चीज में? प्रोटीन संश्लेषण में। और क्या काम करता है, यह जो है कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है और क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को जो है स्थानांतरण करने में भी यह जो है मदद करता है। नेक्स्ट है आपके पास में मोल्डिब्लेनम। मोल्डिब्लेनम, तो देखिए मोल्डिब्लेनम का कार्य क्या है, मोल्डिब्लेनम यह जो है नाइट्रोजन का उपयोग और नाइट्रोजन यौगिकीकरण में क्या करता है, मदद करता है। अब लास्ट बच गया आपके पास में वो क्या है, क्लोरीन। तो देखिए क्लोरीन का जो कार्य है वो क्या है, क्लोरीन का जो कार्य होगा वो होगा, यह जो है क्लोरीन जो है बीज का जो है एंडोसिएटिक एसिड जो है उसमें उसको जो है क्या करता है, उसका जो स्थान ग्रहण करने का कार्य करता है और एंजाइमों की क्रियाशीलता को वृद्धि कर में उसकी जो क्रियाशीलता में जो है वृद्धि कर देता है। और क्या कार्य इसका, एक यह जो है क्लोरीन पादप हार्मोन का जो है एक अवयव है। ये हो गया आपका जो है मृदा के जो है प्रमुख पोषक तत्व थे उसके कार्यों के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्व और उसके उपलब्ध रूप। पोषक तत्व और उसके उपलब्ध रूप। तो दोस्तों अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग जो है सबसे पहले दो कॉलम बना लीजिए। एक साइड लिखिए आप लोग जो है पोषक तत्व और दूसरे साइड लिखिए आप लोग जो है इसका जो है तत्वों के रूप, तत्वों के रूप। चलिए अब एक एक करके मैं जो है आपको जो है इसके बारे में बताते जाता हूं कि इसके जो है कौन कौन से पोषक तत्व है और यह जो है पौधों में जो है कौन कौन से जो है रूप में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की, तो जो नाइट्रोजन है यह जो है पौधों में आपका NH4+ या NO3 माइनस के फॉर्म पे पाया जाता है। NH4+ या फिर जो है आपके NO3 माइनस के फॉर्म पे पाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन की जैसे ही बात करते हैं, मतलब हम लोग कौन सी खाद की बात करते हैं, कौन सी उर्वरक की बात करते हैं, हम लोग जो है बात करते हैं जो है यूरिया की। तो यूरिया में जो है क्या होता है, यूरिया को जो है पौधों का जो है एक एमाइड के रूप में भी हम लोग जो है यूरिया को जो है पौधा जो है क्या करता है, एक जो है एमाइड के रूप में लेने का कार्य करता है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं अगला जो है अपना जो है न्यूट्रिएंट्स होगा वो होगा फास्फोरस। तो फास्फोरस में आपका जो है तत्व के रूप में जो पाया जाता है वो है आपके पास में HPO4 माइनस, HPO4 माइनस इस फॉर्म पे जो है आपका पाया जाता है तत्व। और नेक्स्ट है, और या तो फिर ये जो है आपका H2PO4 के भी फॉर्म में पाया जा सकता है, H2PO4 के फॉर्म पे भी पाया जा सकता है। या तो फिर अब हम लोग देखते हैं अब इसके जो है नेक्स्ट जो तत्व होंगे वो होंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम में जो है क्या होता है, पोटेशियम जो है आपका पोटेशियम यह जो है आपका के आयन, ठीक है, K+ आयन के फॉर्म पे पाया जाता है। वैसे ही मैं बात करता हूं जो है आगे कैल्शियम की।
कैल्शियम की। तो ये जो आपका जो कैल्शियम है वो जो है Ca2 प्लस आयन के फॉर्म पे पाया जाता है, Ca2 प्लस आयन के फॉर्म पे पाया जाता है। अगला है आपके पास में मैग्नीज। तो दोस्तों ये जो मैग्नीज है वो जो है आपका Mg2 प्लस आयन के फॉर्म पे पाया जाता है। अब है नेक्स्ट आपके पास में लोहा। तो लोहा सॉरी ये आपका जो मैग्नीज है ये आपका मैग्नीशियम को बता देता मैं आपको। मैग्नीज जो है आपका Mn2 प्लस के फॉर्म पे, Mn2 प्लस के फॉर्म पे पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है आपका यह जो है आपका Mg2 प्लस के फॉर्म पे पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में आयरन या लोहा। तो ये जो लोहा है दोस्तों यह जो है आपका दो फॉर्म पे पाया जाता है। कौन कौन सा? यह जो है आपका Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों फॉर्म पे पाया जा सकता है, Fe2 प्लस या फिर Fe3 प्लस दोनों फॉर्म पे पाया जा सकता है। अब अगला आता है आपके पास में कॉपर। तो कॉपर हमेशा जो है आपका Cu2 प्लस के फॉर्म पे पाया जाता है, कॉपर या तांबा Cu2 प्लस के फॉर्म पे पाया जाता है। अब आता है आपके पास में मोल्डिब्लिनम। तो यह जो मोल्डिब्लिनम है ये किसके फॉर्म पे पाया जाता है? मोल्डिब्लिनम जो है आपका MoO4 माइनस MoO4 माइनस के नाम से 2 माइनस के फॉर्म पर आपका जो है पाया जाता है पौधों में। अब नेक्स्ट है आपके पास में बोरॉन। तो बोरॉन जो है दोस्तों वो जो है आपका H3BO3 के फॉर्म पे पाया जाता है, बोरॉन H3PO3 के फॉर्म पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन के बारे में आपको पता ही होगा कि क्लोरीन जो है हमेशा किस फॉर्म पे पाया जाता है? क्लोरीन जो है हमेशा आपका Cl माइनस के फॉर्म पर पाया जाता है, इस आयन के फॉर्म पे पाया जाता है। अब अगला है कार्बन। तो कार्बन किस रूप में पाया जाता है मृदा में? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में पाया जाता है। कार्बन जो है आपका CO2 के रूप में पाया जाता है। और अगला अब आपके पास में दो तत्व और बच गए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है किसके फॉर्म पे पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है आपका पानी के फॉर्म पे पाया जाता है, H2O को फॉर्म पे पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है किसके फॉर्म पे पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड OH के फॉर्म पे पाया जाता है। ये दोनों चीजें जो है आप लोग, ये जो आपका जो 16 पोषक तत्व है, ठीक है, वह जो है मृदा में किस रूप में उपलब्ध रहता है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके जो है फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो फिर आप लोग जो है एक एक करके पूरे रोगों के बारे में देखते जाइएगा। हेडिंग डाल लीजिए, फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे आप लोग जो है 2 कॉलम बना लीजिए, तो 3 कॉलम बना लीजिए। तो पहले कॉलम में आप लोग लिख लीजिए फसल। दूसरे कॉलम में आप लोग लिख लीजिए तत्व की कमी, कि कौन सी तत्व की कमी की वजह से और कौन सा रोग होता है। ये 3 कॉलम आप लोग जो है बना लीजिए, बीमारी का नाम या फिर रोग का नाम। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कपास की। ठीक है, तो कपास में दोस्तों जो है जिंक की कमी से, कपास में जो सबसे ज्यादा होने वाली जो रोग है वो किसकी कमी से? जिंक की कमी से। कौन सा रोग होता है? यह होता है इसमें आपका जो है छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती रोग। इसको हम लोग जो है और डिस्कस कर चुके थे जब हम लोग जो है कपास के बारे में पढ़े थे। ठीक है,
तो इसको हम लोग जो है और क्या बोल सकते हैं, लिटिल लीफ भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं जो है मक्के की। तो मक्के में जो है जिंक की कमी से श्वेत कली रोग होता है, व्हाइट बर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब होता है आपके पास में फूल गोभी। तो फूल गोभी में दोस्तों जो है बोरॉन की कमी से जो है लाल सड़न रोग, रेड रोट नाम का बीमारी होता है। अब नेक्स्ट होता है आपके पास में आम या आंवला। तो आम या आंवला में जो है बोरॉन की कमी से आंतरिक नेक्रोसिएसिस, इंटरनल नेक्रोसिएसिस होता है, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट आपके पास में मटर। तो मटर में जो है मैग्नीज की कमी से जो है मार्स रोग, मार्स डिसीज होता है। और फलीदार व पत्तियों वाली सब्जी है आपका, उसमें भी जो है आपका मैग्नीज की कमी से जो है हरित माहीनता, क्लोरोलिसिस की जो है, क्लोरोलिसिस नाम का जो है डिसीज उसमें हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो फसल है रिजका। तो रिजका में भी जो है बोरॉन की कमी से जो है श्वेत शीर्ष, व्हाइट हेड नाम का रोग होता है। और सब्जियों में जो है बोरॉन की कमी से नेक्रोसिएसिस नाम का बीमारी हो सकता है। और जैसे कि अब आपका आम में हम लोग बात किए थे जो है बोरॉन की कमी से, ठीक है। तो बोरॉन जो है सबसे ज्यादा कहां से निकलता है, बोरॉन जो है जैसे कि कोई ईंट का भट्टा है वहां से निकलता है, ठीक है। तो जिसमें आपका जो है क्या पाया जाता है, जिसमें आपका बाय द वे जो है SO2 जो है पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है इसमें ब्लैक टिप नाम का बीमारी होता है। देखो SO3 युक्त जो है बोरॉन होगा उसमें क्या होगा आपका ब्लैक टिप नाम का बीमारी होगा। और वही मैं बात करता हूं इसमें जो है नॉर्मली यदि इसमें बोरान बस का प्रॉब्लम होगा तो किसका कौन सा रोग होगा, आंतरिक नेक्रोसिएसिस, इंटरनल नेक्रोसिएसिस नाम का बीमारी होगा। नेक्स्ट होता है अब आपके पास में गोभी। तो गोभी में भी जो है, गोभी में आपका बोरॉन की कमी से अभी हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा होता है, इसमें जो है फूल गोभी में जो है आपका लाल सड़न रोग हो सकता है। दूसरा और कौन सा हो सकता है, होलो हार्ट या जो है हार्ट रोट नाम का बीमारी हो सकता है, ठीक है। और या फिर जो है इसमें जो है गोभी में भूरापन, ब्राउनिंग, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। अब नेक्स्ट फसल है आपका चुकंदर। चुकंदर में जो है मैग्नीज की कमी से जो है चित्तीदार पहिया रोग उसमें हो सकता है। और लीची में जो है आपका पोटेशियम की कमी से जो है लीची में आपका पत्तियों का जलना, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम जो है उसमें आपका आ सकता है, लीफ बर्न। और आपका है नेक्स्ट जो है नींबू वर्गीय फल है, जैसे कि इसमें आपका नींबू आ जाता है, संतरा आ जाता है, मौसम्बी आता है। तो इसमें जो है आपका तांबे की कमी से जो है डाइबैक नाम का बीमारी होता है। और जैसे कि आपका रिजका है, रिजका में हम लोग जो है एक बोरॉन की कमी से डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट हो सकता है आपका रिजका में और जो दूसरी बीमारी होगी वह जो है आपका मॉल्टिप्लिनम की कमी से। तो मॉल्टिप्लिनम की कमी से जो है व्हाइट पेल नाम का बीमारी हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपके पास में नींबू वर्गीय फसल के बारे में हम लोग जो है किसके बारे में बात किए थे, नींबू वर्गीय फसल में हम लोग जो है कॉपर के बारे में बात किए थे। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम की कमी से। तो नींबू वर्गीय फसल में जो है आपके कैल्शियम की कमी से जो है, सॉरी मॉल्टिप्लिनम की कमी से जो है पत्ती धब्बा या फिर जो है रेड लीफ स्पॉट नाम का डिसीज उसमें हो सकता है। अब है आपके पास में गाजर में जो है कैल्शियम की कमी से कैविटी स्पॉट, ये बीमारी हो सकता है। और जैसे कि आपके धान्य वाले फसल है आपके, ठीक है, धान्य फसल में आपका जैसे कि धान है, गेहूं है, ठीक है। तो इन फसलों में जो है कॉपर की कमी से जो है आपका एक रोग हो सकता है जो कि है आपका रिक्लेमेशन डिसीज। अब नेक्स्ट है आपके पास में जौ, ठीक है। तो जौ में जो है दोस्तों मैग्नीज की कमी से जो है ग्रे स्पैक्स नाम का बीमारी हो सकता है। वैसे ही अमरूद में जो है जिंक की कमी से जो है ब्रॉन्जिंग नाम का डिसीज हो सकता है। और धान में आपका जो है जिंक की कमी से जो है खैरा रोग, ये हो सकता है, जिसमें जो है आपका धान में जो है क्या हो जाता है, धान में जो है आपका जब धान को जो है काटने से पहले जब वो धान का जब बालिक पकने वाला रहता है तो उस टाइम पे ये जो है डिसीज जो है होता है। और वैसे जब धान में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी से, तो ऑक्सीजन की कमी से जो है टिप बर्न नाम का जो है डिसीज हो सकता है। और आलू में जो है वही ऑक्सीजन की कमी से जो है ब्लैक हार्ट नाम का डिसीज हो सकता है। इतना था आपका जो है फसलों में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है अपने इसी क्रम में अब हम लोग जो है अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वह है आपका मृदा उर्वरता। तो देखिए मृदा उर्वरता क्या होगा आपका, जैसे कि यार आपका जो मृदा रहता है
ठीक है। तो फिर मृदा को जो है क्या मिलता है, मृदा को जो है उसको जो है पूरे उसके जो है मृदा में क्या होना चाहिए आपको, जो पूरा भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार के जो गुण जो है उसमें जो वो पाया जाना चाहिए। तो तीनों प्रकार के गुण मिलने के बाद मृदा क्या करता है, मृदा जो है क्या करेगा, वह जो है अपनी संतुलन क्षमता के अनुसार से वह जो है उसकी जो है मृदा की जो है उपजाऊ क्षमता को दर्शाता है। तो ये चीज क्या कहलाएगा आपका, यह जो है आपका मृदा का उर्वरता के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं इसका जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, पौधों में वृद्धि के लिए अन्य कारक जैसे कि आपके प्रकाश है, ताप है, मृदा की भौतिक दशाएं क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, तो क्या होगा, मृदा की जो है सभी आवश्यक खाद्य तत्वों के प्राप्त रूप उचित मात्रा तथा उचित संतुलन क्षमता प्रदान करने की जो क्षमता रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोग जो मृदा उर्वरता के नाम से जानते हैं। सामान्यतः जो है क्या होता है, सामान्यतः जैसे कि आपके जो उपजाऊ मृदा होता है, ठीक है, उसका जो है उत्पादक क्षमता जो है क्या होना चाहिए, सभी दशाओं में जो है सामान्य होना चाहिए। लेकिन जो है ऐसे नहीं होता, जैसे कि कभी कभी जो है फसलों के लिए प्रतिकूल परिस्थिति भी होती है, जैसे ओला आ जाता है, ठीक है, या फिर तूफान है, या फिर कीट बीमारियां वगैरह, इन सब की चीजों की वजह से क्या होता है, मृदा की जो फसल रहती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे जो है क्या होगा, इससे जो है फसल नहीं होते हुए भी क्या कहलाएगा, फसल नहीं होते हुए भी आपका जो मृदा है वो क्या कहलाएगा, आपका उपजाऊ मृदा ही कहलाएगा। लेकिन क्या कहलाएगा, लेकिन वहां जो है आपका उत्पादकता नहीं कहलाएगा, उत्पाद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूं जो है मृदा उर्वरता के सिद्धांत के ऊपर। तो मृदा उर्वरता के सिद्धांत के ऊपर बात करता हूं, मतलब मैं सीधे सीधे इस बात पे बात करता हूं कि जो है मृदा की जो उर्वरता है वह जो है कौन कौन से कारक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ जो कारक है इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि आपका जो है क्या था, पीएच वैल्यू था। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके मैं बताता हूं मृदा उर्वरता के सिद्धांत के बारे में। मृदा उर्वरता के सिद्धांत, तो दोस्तों मृदा उर्वरता के जो है 4 सिद्धांत है। सबसे पहला है आपके पास में उचित जल निकास एवं वायु संचार। उचित जल निकास एवं वायु संचार। देखिए क्या होता है कि जैसे कि जल जो निकास का उचित अवस्था नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मृदा में उपस्थित खाद्य पदार्थ जो है क्या हो जाता है, लिंचिंग के द्वारा जो है नष्ट होता है। और पानी का जो अधिक पानी जो है अधिक हो जाए वहां पे, तो फिर क्या होगा, उचित वायु का जो है संचार नहीं हो पाएगा। जिससे क्या होता है, जिससे जो मृदा में जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा रहती है वहां पे पानी के जमने की वजह से मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, वह जो है बढ़ जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके वजह से जो है फसलों की जो जड़ रहती है, फसल की जो जड़ रहती है उसमें जो है विकास नहीं हो पाता। अब दूसरा दोस्तों इसमें जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करता हूं, तो वह है आपका मृदा का पीएच मान। मृदा का पीएच मान, तो देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि जो मृदा होती है उसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन मोस्टली जो आपके जितने भी फसल है उसके लिए जो है कैसे मृदा उपयुक्त होती है, उसके लिए एक उदासीन मृदा जो है वो क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है मृदा का जो है पीएच वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो पीएच वैल्यू चेक करने के बाद यदि वह जो है अम्लीय है, क्षारीय है, तो उसको जो है सुधारा जा सकता है। बहुत सारे उसके लिए जो है प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका जो अम्लीय मृदा है उसमें हम लोग जो है चूना का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदा में हम लोग जो है कार्बनिक पदार्थ का या फिर जो है रासायनिक सुधारकों का भी क्या करते हैं, रासायनिक सुधारकों का भी प्रयोग करते हैं। आपके यांत्रिक विधियां है, ठीक है, तो यांत्रिक विधियों के द्वारा भी हम लोग जो है जैसे लवणीय मृदा को जो है सुधारने का काम करते हैं। ठीक है, और वहां का जो पीएच वैल्यू रहती है, मृदा की जो पीएच वैल्यू रहती है इसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वहां पे फसल लेते हैं। अब नेक्स्ट होता है थर्ड पॉइंट आपके पास में फॉर्म खाद, हरी खाद या फसल अवशेष का प्रयोग। यदि मैं इसको शॉर्ट में ही बोलूं तो क्या हो जाएगा, खाद। ठीक है, लेकिन कौन कौन से खाद है आपके पास में, फॉर्म खाद है, हरी खाद है और फल अवशेष। इसका प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
ठीक है, इसका प्रयोग करके भी हम लोग जो है मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी खाद्य फसल होती है या फिर जितने भी आपके हरे खाद होते हैं उसका जो है क्या होता है, उसमें जो है लगभग जो है सभी तत्व जो है मिले हुए रहते हैं। यदि हम लोग जो है क्या करते हैं उसी को जो है मृदा में जो है मिक्स कर देते हैं तो मृदा की जो उर्वरता जो रहती है वह जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होगा, हरी खाद वाली फसल में जो है आपके अमृदा खाद्य तत्व जो है जड़ों के जो है ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और इससे क्या होगा, मृदा में जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास में उर्वरकों का प्रयोग या फिर जो हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मृदा में जो है क्या होता है यार, मृदा में जो है बहुत सारी चीजों का, जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो हम लोग उसमें यूरिया डाल देते हैं। तो ऐसे हम लोग जो है क्या करेंगे, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो मृदा में जो है न्यूट्रिएंट्स का जो हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, जिससे जो है मृदा के जो ऊपरी भाग है, ठीक है, या फिर पौधे है उसके जड़ों को जो है क्या मिल सके, वो पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है वह जो है मिल सके और जो पौधे में जो है क्या हो सके, उचित विकास हो सके। अब चलिए अब उर्वरक की बात हो ही गई तो अब हम लोग जो है उर्वरक के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं कि उर्वरक जो है क्या होता है। ठीक है, उर्वरक जो है एक ऐसे पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो भूमि में वनस्पति के लिए आवश्यक तत्वों की कमी को पूर्ति करता है और साथ ही साथ क्या करता है, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये होता है आपका उर्वरक, फर्टिलाइजर। और ये जो उर्वरक है दोस्तों, यह जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? सबसे पहले होता है आपके पास में जो है कार्बनिक उर्वरक, दूसरा होता है अकार्बनिक उर्वरक और तीसरा होता है जैविक उर्वरक। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अब तीनों प्रकार के जो आपके उर्वरक है उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो है कार्बनिक उर्वरक के बारे में। कार्बनिक उर्वरक, देखिए यह जो कार्बनिक उर्वरक है वो क्या होता है, कार्बनिक मतलब आपको समझ आ रहा है, ठीक है, कि यह जो है किससे बनता है, यह जो है आपके एनिमल वेस्टेज से बनेगा। ठीक है, मतलब जो है जंतुओं के अपशिष्ट से बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि उसके जो है जैसे कि गाय के गोबर है, ठीक है, इन सब चीजों से जो है क्या बनेगा, गाय के गोबर है, घर के कचरे हैं, इन सब चीजों से क्या बनेगा, फल वगैरह का वेस्टेज है, इससे आपका कार्बनिक उर्वरक बनता है। ठीक है, और कुछ जो है आपके जो है वनस्पतिक जो है वनस्पतिक प्राकृतिक वनस्पति है उससे ही प्राप्त होता है, जैसे कि आपके सड़े गले पौधे हैं, ठीक है, शीरा है, इत्यादि से भी आपका क्या होगा, यह जो है प्राप्त हो सकता है। अब नेक्स्ट अब हमारे पास में अकार्बनिक उर्वरक। अकार्बनिक उर्वरक, ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह जो आपका अकार्बनिक उर्वरक होगा मतलब क्या है, यह जो है आपका क्या होगा, मैन मेड होगा, यह जो है आपका प्राकृतिक नहीं होता है। ठीक है, इस वर्ग में जो है कृत्रिम रूप से बनाए गए जो है कुछ रासायनिक तत्व को जो है क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो कि आपका जो है कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि सबसे पहला आपके पास में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। यह जो है आपका कितने प्रकार का होता है, यह जो है आपका 3 प्रकार होता है। सबसे पहला रहेगा आपके पास में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास में फास्फोरस युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक, और नेक्स्ट होता है आपके पास में पोटेशियम युक्त उर्वरक। पोटेशियम युक्त उर्वरक। तो चलिए अब दोस्तों अब हम लोग जो है एक एक करके जो है पूरे जो उर्वरक है, इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसमें क्या क्या आपका कितना कितना पाया जाता है, उसमें हम लोग जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक है वह जो है सबसे पहले जो है किस रूप में पाया जाता है, वह जो है नाइट्रेट उर्वरक के रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रेट उर्वरक को जो है दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नाइट्रेट उर्वरक के 3 कैटेगरी कौन कौन से, आपका सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो आपका जो सोडियम नाइट्रेट है उसमें आपका जो 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट है उसमें आपका जो 15.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है, आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें जो है आपका 13% नाइट्रोजन पाया जाता है, और
आपका जो है इसमें और साथ ही साथ क्या पाया जाता है 44% K2O भी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास में अमोनियम उर्वरक। तो अमोनियम उर्वरक में दोस्तों आपका जो है 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, 24% सल्फर पाया जाता है। और आपके जो अमोनियम क्लोराइड होगा, इसी में अमोनियम उर्वरक को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्राइड। तो आपका जो अमोनियम सल्फेट था उसमें जो आपका 20.6% नाइट्रोजन, 24 सल्फर, वही हम लोग बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की। तो अमोनियम क्लोराइड में जो है आपका 26% नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट में आपका जो है 33.35% नाइट्रोजन पाया जाता है और अमोनियम सल्फेट में जो है आपका 26% नाइट्रोजन पाया जाता है और साथ ही साथ आपका 15% उसमें जो है सल्फर पाया जाता है। अब इसमें तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारे पास में एमाइड उर्वरक। तो एमाइड उर्वरक में जो एमाइड उर्वरक जो है आपका 2 रूप में पाया जाता है। कौन कौन सा? एक आपका कार्बनिक रूप में पाया जाता है, दूसरा आपका अकार्बनिक रूप में भी पाया जाता है। तो एमाइड उर्वरक में जो है आपका जो कार्बन के रूप में पाया जाता है उसमें जो है आपका यूरिया, उसमें जो सबसे पहला होता है वह होता है आपका यूरिया, जिसमें आपका 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और अकार्बनिक रूप में जो 4 प्रकार में पाया जाता है। कौन कौन से? कैल्शियम साइनामाइड, जिसमें आपका जो 21% नाइट्रोजन पाया जाता है, एनहाइड्रेट अमोनियम, जिसमें आपका 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। वही मैं बात करता हूं, इसमें जो है तीसरा कैटेगरी होगा वहां होगा थायो यूरिया का। तो थायो यूरिया में आपका जो है 46.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। और नेक्स्ट होता है आइसोब्यूटेन डाई यूरिया, इसमें आप जिसको हम लोग जो है IBDU के नाम से भी जानते हैं। तो IBDU में जो है 32% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास में दूसरा जो है फास्फोरस युक्त उर्वरक। तो फास्फोरस युक्त उर्वरक है दोस्तों, इसमें क्या रहेगा आपका, यह जो है आपका 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन से 3 प्रकार का? जल घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, या फिर दूसरा आपके पास में साइट्रेट में घुलनशील, ठीक है, साइट्रेट सॉल्युबल। और नेक्स्ट होगा आपके पास में साइट्रेट व जल में अघुलनशील। पहले था घुलनशील, दूसरा अब आपके पास में अघुलनशील। तो अब हम लोग से सबसे पहले देखते हैं जल घुलनशील के बारे में, वाटर सॉल्युबल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें पाया जाता है वह है आपके पास में SSP। नाम याद रखते जाइएगा आप लोग, जो है क्या रहेगा, सबसे पहला जो फर्टिलाइजर है वह जो है आपके पास में SSP। SSP में क्या पाया जाता है आपका, इसमें जो है आपका पोटास पाया जाता है। पोटास कितना परसेंट पाया जाएगा? पोटास जो है आपका इसमें फास्फोरस जो है पाया जाएगा, इसमें जो है आपका 16% और 18.6% इसमें पाया जाता है कैल्शियम और 12% पाया जाता है सल्फर और 5% इसमें मैग्नीशियम भी जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका DSP, ठीक है। DSP फुल फॉर्म क्या होता है आपका, इसका होता है डबल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। क्या होगा? डबल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। और पहला आपका SSP जो है ये आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, नाम याद रखेंगे फुल फॉर्म, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट। तो डबल सुपर फॉस्फेट में जो है आपका जो फास्फोरस है वह जो है आपका इसमें जो है 0 से 32% तक जो है पाया जाता है, ठीक है। 0 से 32% तक P2O3 के फॉर्म पे पाया जाता है। अब है आपके पास में TSP, ट्राई सुपर फास्फेट। तो ये जो ट्राई सुपर फास्फेट है इसमें जो है आपका 46 से 38% तक जो है फास्फोरस पाया जाता है। कौन से फॉर्म पे? P2O3 के फॉर्म पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपके पास में DAP, जो हम लोग जो है नॉर्मली खाद जो है यूज करते हैं, ठीक है। DAP कंपाइल्स। तो ये जो है आपका क्या पाया था, इसमें आपका जो 18% नाइट्रोजन पाया था और 48% जो आपका पोटास पाया था। और इसमें पोटास किसके फॉर्म पे पाया जाता है? P2O3 के फॉर्म पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपके पास में मोनो अमोनियम फास्फेट, MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट। तो यह जो है आपका क्या होगा, इसमें जो है आपका 11% नाइट्रोजन पाया जाता है और 48% जो है P2O3 पाया जाता है, मतलब जो है आपका फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में जो है साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक। तो यह जो है आपका सबसे पहले इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आपके पास में DCP, ठीक है, डाई कैल्शियम फास्फेट। तो इसमें जो है दोस्तों आपका 4% से लेकर 33% तक जो है इसमें आपका फास्फोरस पाया जाता है। और कौन से फॉर्म पे? P2O3 के फॉर्म पे। नेक्स्ट है आपके पास में इसी में बेसिंग स्लैग। तो बेसिंग स्लैग में आपका जो है 14 से 18% तक फास्फोरस पाया जाता है, सेम उसी फॉर्म पे, P2O3 के फॉर्म पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में अपनी जो लास्ट बची है इससे रिलेटेड साइट्रेट व जल में अघुलनशील। तो इसमें जो है आपका रॉक फास्फेट और बोन मिल, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है।
तो रॉक फास्फेट में आपका 20 से 30% तक फास्फेट पाया जाता है। और वही हम लोग बात करते हैं बीन मिल की, तो इसमें जो है आपका 20 से 25% तक फास्फोरस पाया जाता है और इसमें जो है 3 से 4% तक नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब लास्ट था इसमें आपका पोटाश युक्त उर्वरक। तो पोटाश युक्त उर्वरक जो दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, दूसरा होता है सल्फेट ऑफ पोटाश, तीसरा होता है नाइट्रेट ऑफ पोटाश। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो है आपका 60% जो है आपका पोटाश पाया था। कौन से फॉर्म पे? K2O के फॉर्म पे। जितना भी पोटाश मिलेगा आपको K2O के फॉर्म पे मिलेगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60%। वही हम लोग बात करते हैं सल्फेट ऑफ पोटाश में, तो सल्फेट ऑफ पोटाश में जो है आपका 25 से 48% जो है पोटाश पाया जाता है और 17 से 18% सल्फर पाया जाता है। और नाइट्रेट ऑफ सल्फर में जो है आपका 44% पोटाश पाया जाता है और 13% इसमें जो है आपका नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचिए आपका, वह है इससे रिलेटेड आपका उर्वरक के प्रकारों में जैव उर्वरक। तो दोस्तों जो जैव उर्वरक रहता है, ठीक है, तो जैव उर्वरक जो होता है वो क्या होगा आपका? जैव उर्वरक जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपके पास में होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपके पास में एसोसिएटिव सिंबॉलिक, ठीक है, जिसको हम लोग जो है सूक्ष्म वायवीय भी बोल सकते हैं। कौन कौन से होता है? सबसे पहले होगा आपके पास में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक। दूसरा होता है सूक्ष्म वायवीय, सूक्ष्म वायवीय जैव उर्वरक। तीसरा होगा वो कौन सा होगा? सहजीवी स्थिरीकरण जैव उर्वरक, सहजीवी स्थिरीकरण जैव उर्वरक। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मतलब जाहिर सी बात है क्या करेगा, यह जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करेगा। और यहाँ भी जो है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार का होगा? पहला होता है आपके पास में वायवीय जीवाणु, दूसरा होता है अवायवीय जीवाणु। तो वायवीय जीवाणु में क्या होगा? वायवीय जीवाणु में जैसे कि आपका एजोटोबैक्टर प्रोकम है, ठीक है, ये क्या करेगा? स्वतंत्र स्थिर और जिसका उपयोग क्या करेगा? जैसे कि आपका गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना, ये सब चीज जो है उसमें काम जो है इसका यूज करता है। दूसरा होता है आपके अवायवीय जीवाणु, तो इसमें आपका कौन आता है इसके अंतर्गत? आपका जैसे कि क्लोस्ट्रोड्रीम है, ये सब चीज जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास में सूक्ष्म वायवीय एसोसिएटिव सिंबॉलिक। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? यह जो है आपका एजोस्पाइरिम या घास की जो है जड़ों से क्या होता है? जुड़ी हुई होती है, जिसका उपयोग कौन करेगा? इसका उपयोग जो है जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ऐसे फसलों में होता है। नेक्स्ट होता है सहजीवी स्थिरीकरण। तो सहजीवी भी आपका जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास में नोडल फॉर्मिंग, दूसरा होता है गांठ रहित, ठीक है, गांठ युक्त और गांठ रहित। तो गांठ युक्त में क्या होगा आपका? राइजोबियम हो जाता है, जो क्या करता है, जैसे कि आपका जो फलीदार जो फसल होती है उसके जड़ों के गांठों में पाया जाता है और क्या करता है? वह जो है वहां पे नाइट्रोजन के संचय का कार्य करता है। नेक्स्ट होता है आपके पास में इसी में जो है आपका एक्टिनोमाइसाइड होता है, जो आपका जो है वंश फ्रैंकनिया और जो है आपका केसुरिनिया एल्डर, ये भी जो है आपका इसी के अंतर्गत आता है। और लास्ट है आपके पास में गांठ रहित। तो गांठ रहित में कौन कौन सा आता है? जैसे कि आपके नीली हरित सहवाल है, ठीक है, एनबिया एजोली, ठीक है, यह पाया जाता है। यह क्या है आपका? यह जो है एक प्रकार का आपका जलीय फर्ण है। तो यह जो है दोस्तों ये हो गया आपके पूरे उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था, आज के जो हमारे वीडियो था इसमें इतना ही है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों आई होप हमारा आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो फिर आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो है जो नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों यह जो आपका आज का जो टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, आपको जो है उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।